हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का यूनिक स्टडी पॉइंट चैनल पे। आइए सभी लोग कनेक्ट हो जाइए। तो ये है आपकी क्लास टीडीपी की क्लास। तो अभी तक हम लोगों ने अपना क्लास 10 तक कवर कर लिया है। आज हम लोग क्लास 11 को डिस्कस करेंगे। तो आ जाइए सभी लोग, जल्दी से जल्दी कनेक्ट हो जाइए। तो ये है आपकी टीडीपी की क्लास, टीडीपी क्लास 11। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने 10 क्लास को कवर कर लिया है और यहाँ पे हम लोग अपना टीडीपी का फुल सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं। पूरा सिलेबस को आपका डिप्लोमा का जो भी है वो पूरा हम सिलेबस के बेसिस पे कवर करा रहे हैं। तो जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं वो सबसे पहले क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर करें। ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे भी क्या होगा, आपका कोई भी क्लास जब चलेगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इतना आप लोग कर लीजिए जो पहली बार देख रहे हैं चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए आप सभी लोग। ठीक है, आ जाइए। अच्छा, आइए। अच्छा सभी लोग, तो देखिए पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या होती है और हर स्ट्रिंग एफिशिएंसी के हर डिस्क के अक्रॉस वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है। ठीक है, वो चीज़ हमने देखा था। और ये देखा था कि हमने जो वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन आपका होता है, जैसे डिस्क आपकी, जैसे ये डिस्क है, मान लिया एक डिस्क ये है और ये डिस्क है। ठीक है, 3 डिस्क हैं मान लिया, तो 3 डिस्क, तो जो कंडक्टर के पास वाली जो डिस्क होती थी उसके क्रॉस वोल्टेज क्या है, आपका ज़्यादा वोल्टेज देखने को मिलता था। और जैसे जैसे आप क्या हो, क्रॉस आर्म की तरफ जैसे ही मूव करेंगे तो हमारा वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन कम होता जाता था। ठीक है, तो ये चीज़ हम देखे थे क्यों होता है, किसके कारण होता है, तो एक शंट कैपेसिटेंस के कारण हमारा ये वोल्टेज अनइक्वल हो जाता था। ठीक है, अब आज हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा वोल्टेज का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है या वोल्टेज का नॉन यूनिफॉर्म होता है, तो ये मैथमेटिकली अगर हम लोग देखना चाहें तो मैथमेटिकली इसको कैसे देखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने आपको बता दिया है कि ये होता है, बट किस तरीके से होता है, क्या चीज़ होती है, किस तरीके से वोल्टेज कम होता है, वो चीज़ हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप लिखेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन, ऐसे लिखेंगे वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर सस्पेंशन इंसुलेटर डिस्क, इंसुलेटर स्ट्रिंग। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, अब देखो क्या होता है, किस तरीके से होता है, वो चीज़ हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले डेरिवेशन करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक डायग्राम बनाएंगे। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारी जो डिस्क है वो 3 डिस्क की एक स्ट्रिंग है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाइए सभी लोग। तो ये है हमारा कोई क्रॉस आर्म और ये टावर को हमने शो कर दिया इधर साइड। ठीक, और यहाँ पे हमने मान लिया कि हमारी 3 डिस्क की स्ट्रिंग है, तो 3 डिस्क की है, मान लिया 3 हमारे कैपेसिटर बनेंगे यहाँ पे, और एक कैपेसिटर हमारा यहाँ पे और बना देते हैं, और एक ये बन गया। ठीक है, और एक मेट टावर के और डिस्क के बीच में एक कैपेसिटर बनता है, इसको भी बना देंगे, और एक ये यहाँ पे बन जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। ठीक, तो ये हमारा कोई है, मान लिया
एक डायग्राम, और ये है क्रॉस आर्म मान लिया, ये वाला, ये क्या है क्रॉस आर्म, और ये हमारा कोई टावर है, ठीक। तो अब देखो बात करते हैं वोल्टेज के डिस्ट्रीब्यूशन की। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा यहाँ वोल्टेज कितना है, V1 है इसके क्रॉस, ठीक है, और इसके क्रॉस वोल्टेज V2 एज्यूम कर लिया, ठीक, और इसके क्रॉस V3 एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो इतना पहले आप डायग्राम बनाइए सभी लोग, और इसके क्रॉस जो कैपेसिटेंस है इसको हम एज्यूम कर लेते हैं C, ये भी C है और ये भी C है। ये वाला वोल्टेज, ये वाला जो कैपेसिटेंस एज्यूम करते हैं C1, और ये भी C1 और ये C1, ठीक है। तो ये वाला कैपेसिटेंस हम जानते हैं म्यूचुअल कैपेसिटेंस होता है, ठीक है, और ये मान लेते हैं कंडक्टर है आपका, ये कोई कंडक्टर है, ठीक। इसमें कोई करंट एज्यूम कर लेते हैं कि हमारी ये करंट जा रही है I3, तो इसमें कोई करंट जा रही है आपकी I3, ठीक। इसमें कोई स्मॉल I3 एज्यूम कर लेते हैं, और यहाँ पे I2 एज्यूम कर लीजिए, I2, और यहाँ पे स्मॉल I2, यहाँ पे I1, और यहाँ पे स्मॉल I1, ठीक है। तो इतना पहले नोट आप क्या करेंगे, नोट करेंगे, ठीक है। डायग्राम को इतना नोट कर लीजिए। और इसके क्रॉस अगर वोल्टेज की बात करें तो हमारा यहाँ से और यहाँ के बीच वोल्टेज मान लेते हैं, टोटल वोल्टेज है B, ठीक है। तो इतना आप डायग्राम बनाइए सभी लोग। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम जानते हैं कि हमारा C क्या है, कुछ एजम्पशन है, एजम्पशन मान लेते हैं, लिखेंगे आप सभी लोग क्या कि माना कैपेसिटेंस C क्या है, म्यूचुअल कैपेसिटेंस या सेल्फ कैपेसिटेंस, इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ कैपेसिटेंस, ठीक, या कह सकते हैं म्यूचुअल कैपेसिटेंस। और C1 को हमने एज्यूम कर लिया क्या, शंट कैपेसिटेंस, शंट कैपेसिटेंस ये हो गया, ठीक। अब जो शंट कैपेसिटेंस होता है वो क्या होता है, C1 इक्वल्स टू K टाइम्स होता है किसके, म्यूचुअल कैपेसिटेंस के। इस चीज़ को आप याद कर लीजिए, या नोटिस, ये हम कह सकते हैं ये एजम्पशंस हैं आपके, ठीक है, मैंने माना है, ठीक। तो अब जो C1 होता है वो सेल्फ कैपेसिटेंस के K टाइम्स गुना होता है, ठीक है। ये क्या है, एक फ्रैक्शन है, ठीक है। तो एक कोई कांस्टेंट मान लिया हमने, फ्रैक्शन कांस्टेंट है, ठीक। ये क्या है, फ्रैक्शन कांस्टेंट है। तो इतनी बात समझ के सभी लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो डायग्राम हमने क्या एज्यूम किया कि हमारे 3 डिस्क की स्ट्रिंग है, 3 डिस्क की स्ट्रिंग एज्यूम की है। तो इसके लिए हमने देखा 3 डिस्क की है, तो हमारे कैपेसिटेंस कितने आ जाएंगे, C यानी कि 3 कैपेसिटेंस ये इस तरीके से आ जाएंगे, और 3 ही कैपेसिटेंस आपके यहाँ पे मेटल डिस्क और टावर के बीच में, और जो ओसिलोन की जो डिस्क होती है उसके जितनी कैपेसिटेंस, जितनी डिस्क होंगी उतनी कैपेसिटेंस होगा, ठीक है। तो इतना आप पहले नोट करिए सभी लोग नोट करिए, इतना नोट करिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं इसमें। तो देखिए क्या है, अब 2 चीज़ें आप याद रखेंगे, क्या, तो हमने एज्यूम कर लीजिए कि यहाँ पे आपका कोई पॉइंट है A, इसको मान लीजिए पॉइंट A, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, ठीक, पॉइंट B, और ये कोई पॉइंट C है, ठीक। तो हमने क्या किया,
अब हम आप जानते हैं कि अगर हम लोगों को क्या निकालना है, करंट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो पॉइंट ए पे हम लोग क्या करेंगे, एक किरचॉफ करंट लॉ लगाएंगे, केसीएल जिसको हम बोलते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग केसीएल, ठीक है। केसीएल मतलब किरचॉफ करंट लॉ एट नोड ए। तो नोड ए पे क्या करेंगे, केसीएल लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे केसीएल जब लगाएंगे नोड ए पे, तो ये हमारा नोड ए है मान लिया, और नोड बी ये है, नोड सी ये है, ठीक है। तो नोड ए पे जब केसीएल लगाओगे तो इसमें करंट कितनी जा रही है, देखिए इस नोड पे, तो एक तो करंट ये आपकी I2 जा रही है, ठीक है, इस नोड की तरफ, और एक करंट इस नोड से बाहर निकल रही है I1, और एक करंट स्मॉल I1 ये जा रही है। तो आप इसको अगर लिखेंगे तो हम जानते हैं केसीएल क्या होता है, इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट, यही होता है, ठीक। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, नोड ए पे आप जब केसीएल लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, I2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I1, बताइए यही होगा कि नहीं होगा। अब क्या करेंगे, इस I1 I2 को हम लोग वोल्टेज के फॉर्मेट में अगर लिखना चाहें तो जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए, जैसे अगर हम लोग बात करें कि हमारा अगर करंट जो होता है, करंट को इस तरीके से लिख सकते हैं V/R, ठीक है, जब हमारा कोई रेजिस्टेंस होता है, लेकिन हमारा यहाँ पे क्या है, कैपेसिटेंस है मान लिया, तो कैपेसिटेंस के लिए हमारा इसको XC लिख सकते हैं, और XC बराबर हम जानते हैं क्या होता है, 1/ωc होता है कि नहीं। तो इसके क्रॉस वोल्टेज मान लिया V है, तो इसको अगर करंट इसमें निकालेंगे तो करंट कैसे हो जाएगी, तो I इक्वल्स टू कैसे लिखेंगे, V/XC, ऐसे ही लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बताइए। तो V/XC यानी कि इसको I इक्वल्स टू V अब XC क्या है, रिएक्टेंस है कैपेसिटेंस के क्रॉस, तो कैपेसिटेंस के रिएक्टेंस है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/ωc, तो 1/ωc लिख देंगे, ठीक है। तो B/1/ωc, ωc ऊपर चला जाएगा, तो करंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, B इंटू ωc। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो इस डेरिवेशन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आप समझेंगे कि करंट को हम क्या लिख सकते हैं, जब कैपेसिटेंस होता है तो हम इसको B इंटू ωc के फॉर्मेट में लिखा जाता है, ठीक है। समझ में आ गया इतना, बताइए। अब देखिए यही कॉन्सेप्ट हम क्या करेंगे, अपना यहाँ पे लगाएंगे। तो देखिए V2 है, I2 है, तो I2 का मतलब क्या है, यहाँ वोल्टेज कितना होगा, देखिए I2 क्या है, ये है, तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है, V2 है I2, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए V2, इसको कैसे लिख सकते हैं, V2 और ωc, यही लिख सकते हैं, बताइए, ωc, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू I1 की जगह पे क्या हो जाएगा, वोल्टेज V1 इंटू ωc प्लस इसके क्रॉस, देखिए यहाँ पे I1 स्मॉल I1 क्या है, ये है स्मॉल I1, इसमें इस ब्रांच में करंट जा रही है, तो इसके ब्रांच में कैपेसिटेंस कितना है, C1 है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या ले सकते हैं, देखिए वोल्टेज तो सेम है, V1 इंटू क्या हो जाएगा, ωc1, ठीक। इतनी बात समझ में आई। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, V2 ωc इक्वल्स टू V1 ωc प्लस V1। अब देखिए यहाँ पे जो ωc1 है, हमने एज्यूम क्या किया है कि C1 की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या एज्यूम की थी, कि C1 की वैल्यू हमने एज्यूम की थी K टाइम्स ऑफ C, यही एज्यूम की थी, बताइए C1 की वैल्यू यही है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, C1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, KC लिख दिया, ठीक। आगे क्या करेंगे, यहाँ से अगर ωc दोनों जगह से कॉमन ले लें तो हमारा क्या हो जाएगा, ωc कैंसिल हो जाएगा, देखिए ωc हमने कॉमन लेके यहाँ पे क्या बचेगा, V1 प्लस ये क्या हो जाएगा, V1 K, यही बचेगा, यहाँ से ωc कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारा यहाँ से वोल्टेज कितना बनेगा, V2 इक्वल्स टू V1 और 1 प्लस K, यही होगा। V1 अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से हमारा वोल्टेज कितना आ गया, V1 इंटू 1 प्लस K, ठीक है। तो ये वोल्टेज आ गया, इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देंगे, ठीक है। समझते चलिए एक एक पॉइंट, ठीक। अब क्या करेंगे, नोड 2 पे हम लोग, देखिए नोड 2 क्या है, नोड 2 का मतलब क्या है,
नोड बी पर। तो नोड बी पे हम लोग क्या करेंगे, केसीएल लगाएंगे। अब तो केसीएल लगाइए, अप्लाई केसीएल एट नोड बी। तो नोड बी पे जब केसीएल लगाओगे तो देखिए यहाँ से देखिए करंट इस नोड पे कितनी जा रही है। एक तो करंट ये जा रही है I3, ठीक है, ये करंट क्या है I3, ये और ये I2 निकल रही है यहाँ से, और ये इस नोड से I2 यहाँ से स्मॉल I2 निकल रही है। तो यहाँ से केसीएल लगाओगे तो क्या है, इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग करंट कितनी है I3, आउटगोइंग करंट कितनी है I2 प्लस स्मॉल I2, ठीक है। तो यहाँ से इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा I3 इक्वल्स टू I2 प्लस स्मॉल I2, ठीक है। अब इसको भी वोल्टेज के फॉर्मेट में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे V3 ओमेगा सी इक्वल्स टू V2 ओमेगा सी, और यहाँ पे प्लस के I2। अब देखिए जो I2 है हमारा, यहाँ पे देखिए ये जो I2 करंट है इस ब्रांच में जा रही है। तो इस ब्रांच में करंट जाने का मतलब क्या है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा आपका, इस C1 का वोल्टेज होगा, तो यहाँ से लेकर के यहाँ से इतना पूरा वोल्टेज कितना हो जाएगा V1 प्लस V2, यही होगा कि नहीं होगा। तो वोल्टेज इसके C1 इस ब्रांच के अक्रॉस टोटल कितना हो जाएगा V1 प्लस V2। या इसके केस में कितना होता था, केवल V1 होता था, देखिए यहाँ पे है ना, इस C1 के अक्रॉस इसमें देखते थे। लेकिन यहाँ से यहाँ तक अगर देखेंगे तो वोल्टेज कितना है आपका V1 प्लस V2। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, I2 की जगह पे कैसे लिख सकते हैं, V1 प्लस V2 और ये ओमेगा C1, ठीक है, क्योंकि I2 है स्मॉल, तो ओमेगा C1 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई सब लोगों के, बताइए। तो इतना नोट करिए, इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे आगे, जब और सॉल्व करेंगे हम लोग, तो इसको क्या करेंगे, हमने क्या किया कि V3 ओमेगा सी इक्वल्स टू V2 ओमेगा सी प्लस V1 प्लस V2, और यहाँ पे ओमेगा C1 यही था। तो ओमेगा C1 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, के सी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, अब ये बताया कि हमने। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, V3 ओमेगा सी इक्वल्स टू V2 ओमेगा सी प्लस V1 प्लस V2 और ओमेगा C1 की जगह पे के सी यही लिख सकते हो, बताइए। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, ओमेगा सी को लेकर के कैंसिल कर देंगे कॉमन लेकर के। तो हमारा यहाँ से क्या बचेगा, V3 इक्वल्स टू V2 प्लस ये क्या हो जाएगा V1 प्लस V2 इंटू के, यही होगा कि नहीं होगा, बताइए। अब क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, इसका के का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या बनेगा V2 प्लस V1 के प्लस V2 के, ठीक। तो V1 V2 एक तरफ ले लेंगे, V3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा V1 के, यानी कि के V1 प्लस V2 यहाँ से इसमें और इसमें V2 कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस के, यही बचेगा कि नहीं बचेगा, बताइए। ठीक, इतनी बात समझ में आई सब लोगों के, तो इतना नोट करो। तो यहाँ से हमने देखा कि V3 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, ये आ गई। इतनी बात समझ में आई सब लोगों के, बताओ, इतनी बात समझ में आई। अब देखो अभी हमने क्या निकाला है कि B2, तो B2 की वैल्यू अभी हमने देखो पीछे क्या निकाली है, B2 की वैल्यू निकाली इक्वेशन नंबर फर्स्ट से B1 1 प्लस के, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे B2 की। तो B2 की वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे, B2 की वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे किसमें, इक्वेशन नंबर 2 में। ये इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में रखने पर, ठीक, रखने पर। तो देखिए यहाँ पे B3 की वैल्यू अब क्या आ जाएगी, के V1 प्लस V2 की वैल्यू हमने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, बताओ। तो
तो जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, वैल्यू पुट करने के बाद, तो हमारा यहाँ पे कितना कैलकुलेट होके आएगा, के V1 प्लस V1 और ये 1 प्लस के स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू जब पुट करोगे यहाँ पे देखिए तो स्क्वायर हो जाएगा, ये वाली वैल्यू पुट करोगे, ठीक, ये तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा V1 के स्क्वायर। तो यहाँ से जब और सॉल्व करोगे तो V3 की वैल्यू आ जाएगी हमारी, V1 यहाँ पे कॉमन ले लोगे मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जब सॉल्व करेंगे, और 1 प्लस 3k प्लस के स्क्वायर, ठीक है, के स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो यहाँ से V1 हमने कैलकुलेट किया तो 1 प्लस, तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो हमारा ये आ जाएगा। चलो इतना ही रखते हैं और सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, इतना ही रखते हैं। तो इतना नोट करिए सभी लोग। इतनी बात समझ में आई सब लोगों के। हमने क्या किया, सिंपली KCL लगाया, ठीक, KCL लगाने के बाद दोनों जगह पे KCL लगाया, ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब क्या करेंगे, हमने V1 यहाँ से V2 की वैल्यू निकाल ली और यहाँ से V3 की वैल्यू निकाली, क्योंकि हमारे स्ट्रिंग में कितनी है, 3 स्ट्रिंग की है। ऐसे ही अगर और स्ट्रिंग होती तो और KCL लगा कर हम निकाल सकते थे यहाँ पे, क्योंकि V3 है तो V3 तक हमारा कैलकुलेट हो गया वोल्टेज। अब क्या करेंगे, यहाँ से जब इसकी वैल्यू कैलकुलेट होगी तो अब हम जानते हैं कि अगर हम लोग वोल्टेज निकालना है कंडक्टर और अर्थ के बीच में, कंडक्टर और अर्थ के बीच में, या कंडक्टर और टावर के बीच में टोटल वोल्टेज निकालना है, तो वो कितना हो जाएगा। देखिए कंडक्टर का वोल्टेज कितना हो जाएगा, कितना वोल्टेज है, टोटल वोल्टेज V1 प्लस V2 प्लस V3, यही है टावर, ठीक है, या अर्थ कह सकते हो। टावर क्या ज़मीन से ही लगा होगा, ठीक, ये अर्थ हम कह सकते हैं। टावर या अर्थ के बीच में कितना वोल्टेज होगा, तो वो चीज़ लिखेंगे। चलिए इतना नोट करने के बाद अब क्या करेंगे, आगे लिखेंगे वोल्टेज बिटवीन कंडक्टर एंड अर्थ या लिख सकते हो टावर, क्योंकि टावर क्या है, अर्थ से ही कनेक्ट है, इसीलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो B इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, यही वोल्टेज होगा टोटल, होगा कि नहीं होगा। अब क्या करेंगे, जो भी वोल्टेज हम लोग निकाले हैं V2 और V3, इन वोल्टेज को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर, इसको हम मान लेते हैं कोई इक्वेशन नंबर A है, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो, ठीक। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 3 की वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट करेंगे। तो क्या करेंगे, वैल्यू ऐसे लिखिए, द वैल्यू ऑफ V2 एंड V3 को V3 पुटिंग इन इक्वेशन नंबर ए में रखेंगे, ठीक है, या आप ऐसे लिख सकते हैं V2 V3 की वैल्यू इक्वेशन नंबर ए में रखने पर, ठीक है। तो इसमें जब रखोगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो B इक्वल्स टू क्या होगा, V1 तो V1 ही है, ठीक। V2 की जगह पे क्या रखोगे, V2 की वैल्यू कैलकुलेट किए 1 प्लस के, यही है। यहाँ पे V3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V1 प्लस 3k प्लस के स्क्वायर, ठीक, यहाँ से इतना हो जाएगा। तो देखिए हमारा यहाँ से क्या, जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करके पूरे सॉल्व करेंगे, तो हमारा यहाँ से वोल्टेज कितना निकल के आ जाएगा, V1 3 प्लस 4k प्लस के स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे सभी लोग, ठीक है, हमने आपको लिख दिया है। तो यहाँ से आप सिंप्लीफाई करके इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये कैलकुलेट होके आएगा, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों के, बताइए।
तो इस तरीके से ये हमारा आ गया V1 और V टोटल वोल्टेज के बीच में रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ से जब रिलेशन निकल के आया, अब अगर हम लोग क्या करेंगे, इसका वोल्टेज अगर हम लोग निकालें V1 का, तो V1 हम कैसे निकाल सकते हैं, इक्वेशन नंबर, जैसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट 3, और इससे जब सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ से वोल्टेज क्या निकलेगा, इस तरीके से फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो V1 क्या हो जाएगा, V1 इक्वल्स टू V2 अपॉन 1 प्लस के, इक्वेशन नंबर 2 से जब सॉल्व करोगे तो V1 की वैल्यू यहाँ से ये निकल के आएगी। बताइए, इक्वेशन नंबर 3 से जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से V1 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, V3 अपॉन 1 प्लस 3k प्लस k स्क्वायर। बताइए, ये हो जाएगा, और ये इक्वल हो जाएगा किसके, V1 इक्वल्स टू V अपॉन, देखिए इसको अगर हम लोग लिखना चाहें इस पोर्शन को, तो इस पोर्शन को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 3k, चलो चाहे ऐसे ही लिख लो, ठीक है, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाएगा फिर, तो आप ऐसे ही लिख लीजिए 3 प्लस 4k प्लस k स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे यही हो जाएगा। ठीक, तो ये वोल्टेज की वैल्यू हमारी निकल के आई V1 सारी इक्वल है। जब इसके हम निकालेंगे टोटल वोल्टेज के फॉर्मेट में तो हमारा यहाँ से ये निकल के आ जाएगा। अब आपसे ये कहा जाए कि टोटल वोल्टेज V1 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो V1 का मतलब क्या है, हमारा जो वोल्टेज है, जो सबसे ऊपर वाली डिस्क होती है, जो सबसे ऊपर वाली यूनिट है, उसका वोल्टेज यहाँ से कैलकुलेट होकर क्या आ जाएगा। तो और करिए इसको सॉल्व, तो वोल्टेज एक्रॉस टॉप यूनिट का मतलब सबसे ऊंची सबसे ऊपर वाली, तो उसके एक्रॉस वोल्टेज कितना है, V1 है, और इसका जब रिलेशन निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस k और ये 3 प्लस k। ठीक है, देखिए यहाँ से रिलेशन जब निकालेंगे तो क्या होगा, यही होगा, जैसे ये है V1 इक्वल्स टू V अपॉन, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस k और 3 प्लस k। ठीक है, इस पोर्शन को लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ से कॉमन लेके इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक, अब यहीं से अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर आपसे ये कहा जाए कि हमारा वोल्टेज सेकंड वाली जो यूनिट है, स्ट्रिंग है, उसके क्रॉस वोल्टेज कितना है, तो वहाँ से आप क्या निकालेंगे, तो वोल्टेज एक्रॉस सेकंड यूनिट फ्रॉम टॉप से ऊपर वाली जो दूसरी आपकी स्ट्रिंग है, उसके क्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा, तो वो क्या होगा, V2 होगा कि नहीं होगा, तो ये कितना निकल के आएगा, V1 और ये 1 प्लस k। यही अभी हमने सॉल्व करके देखा था यहाँ से। ठीक, ऐसे ही वोल्टेज अक्रॉस बॉटम यूनिट की जो थर्ड यूनिट है, वोल्टेज अक्रॉस थर्ड यूनिट के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, फ्रॉम टॉप से तीसरी डिस्क के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, V3, और ये वोल्टेज कितना हो जाएगा, तो V1 1 प्लस 3k प्लस k स्क्वायर, यही होगा। ठीक, तो यहाँ से हमने क्या किया, ये सारी वोल्टेज की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर ली। अब बात आती है कि हम लोग स्ट्रिंग एफिशिएंसी, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम लोग कैसे क्यों देखते हैं, स्ट्रिंग एफिशिएंसी को कैलकुलेट करना हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक, ये डायग्राम बना करके इसका चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट कर लीजिए। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। दूसरी बात, इसका ले लो। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, इसका ले लो। इसको बाद में आप कॉपी में नोट करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसका नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग।
और इसका ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या किया, हर डिस्क के अक्रॉस हमने निकाल लिया वोल्टेज कि हमारा हर डिस्क के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा। तो यहाँ से हमने एक चीज़ देखी है कि हमारा जो वोल्टेज है वो बेसिकली किस पे डिपेंड कर रहा है, के की वैल्यू पे, के की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं। अब ये के की वैल्यू देखिए हर किसी के इसमें भी आ रहा है, के इसमें भी आ रहा है और V1 उसमें भी के आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी वैल्यू है वो के पे डिपेंड कर रही है। जो कांस्टेंट होगा वो, अब कांस्टेंट ये कहाँ से आया है, ये हमारा आया है शंट कैपेसिटेंस की वजह से, ठीक है। ये C1 क्या है हमारा, शंट कैपेसिटेंस है, ठीक। तो इसका मतलब है अगर हम लोगों की स्ट्रिंग एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना है तो हमको किसकी वैल्यू इम्प्रूव करनी पड़ेगी, के की वैल्यू को, ठीक है। अब के की वैल्यू को इम्प्रूव कैसे करेंगे, किस तरीके से, तो जैसे हम मान लिया के की वैल्यू कम करते हैं तो हमारी इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, के की वैल्यू बढ़ाते हैं तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। तो चलिए अभी फ़िलहाल ये चीज़ तो बाद में देखेंगे, अब हम बात कर लेते हैं अपनी स्ट्रिंग एफिशिएंसी की, ठीक है। इतना नोट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप डालेंगे परसेंटेज स्ट्रिंग एफिशिएंसी, स्ट्रिंग एफिशिएंसी। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्ट्रिंग एफिशिएंसी आपसे पूछता ज़रूर है, ठीक है। तो यहाँ से हम जानते हैं स्ट्रिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या हमने लिखाया था कि वोल्टेज एक्रॉस होल स्ट्रिंग, यानी पूरी स्ट्रिंग के एक्रॉस कितना वोल्टेज है वो अपॉन में एन क्या है आपका नंबर ऑफ डिस्क, और यहाँ पे क्या होता था वोल्टेज एक्रॉस डिस्क नियरेस्ट टू द कंडक्टर, यही फार्मूला हमने आपको लिखाया था। यानी कि कहने का मतलब क्या है, जो डिस्क है आपकी, ये मान के लिए यार क्या है, इंसुलेटेड डिस्क है, ये डिस्क मान लिया, ठीक है। तो इसके क्रॉस जो होल स्ट्रिंग है, होल स्ट्रिंग तो आपकी यही है, तो होल स्ट्रिंग के क्रॉस वोल्टेज अपॉन एन इंटू वोल्टेज नियरेस्ट टू द कंडक्टर, यहाँ पे कंडक्टर है, ठीक। तो V3 ये था, V2 ये है और V1 ये है। ये टोटल वोल्टेज कितना है, V1 है, V है टोटल, है कि नहीं, होल स्ट्रिंग के, यानी कि पूरी स्ट्रिंग के बीच में अगर वोल्टेज देखो तो हमारा वोल्टेज कितना है, V है। तो देखिए यहाँ से अगर फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए टोटल वोल्टेज कितना है, V है, तो V हमने लिख दिया। एन हमारी कितनी है, नंबर ऑफ डिस्क कितनी हमने की, 1 2 3, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, इंटू वोल्टेज एक्रॉस नियरेस्ट टू द कंडक्टर, यानी कि जो कंडक्टर है, कंडक्टर के पास वाली डिस्क का क्रॉस वोल्टेज कितना है, V3, यही V3 है कि नहीं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे V3। तो यहाँ से ये हमारी क्या हो जाएगी, स्ट्रिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला कैलकुलेट होके आ जाएगा, ठीक। तो ये नंबर ऑफ डिस्क आपकी कितनी भी हो सकती हैं, ठीक है, इसी तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे। अगर यहाँ पे सपोज करिए आपकी 4 डिस्क होती, ठीक है, तो यहाँ पे इसके क्रॉस 4 वोल्टेज हो जाता, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इस कंडक्टर, तो कंडक्टर आपका यहाँ पे होता कि नहीं, तो यहाँ पे होता, तो यहाँ पे क्या हो जाए वोल्टेज V4 हो जाता, यहाँ पे क्या हो जाता, V4 हो जाता, ठीक है। ऐसे ही जो कंडक्टर के पास वाली डिस्क है वहाँ का वोल्टेज इतना हो जाता, ठीक है। इतनी बात समझ में आई सब लोगों के। तो ये होता है आपका स्ट्रिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला। चलिए नोट करिए सभी लोग। तो इतनी बात समझ में आई सब लोगों के। डेरिवेशन, अब डेरिवेशन से हम लोग ये देखेंगे कि वोल्टेज का किस तरीके से कंडक्टर के पास वाली डिस्क के क्रॉस वोल्टेज सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद जैसे ही हम क्रॉस आर्म की तरफ जाते हैं तो हमारा वोल्टेज कम होता जाता है। तो ये चीज़ किस तरीके से होता है, तो इसको हम लोग मैथमेटिकली प्रूफ करते हैं। तो जैसे हमने जानते हैं कि वोल्टेज की वैल्यू हमने सेलेक्ट कर ली, अब क्या करेंगे, इसी से हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं, माना कि के की वैल्यू 0.2, हमने एज्यूम कर ली कि के की वैल्यू 0.2 है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे, माना के की वैल्यू 2 है, तो यहाँ से अगर वोल्टेज V1 की वैल्यू निकालें या V2 की वैल्यू निकालें तो V2 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, V2 वैल्यू हम जानते हैं, फॉर्मूला हमने क्या ड्राइव किया था, तो V2 फार्मूला हमने ड्राइव किया था V1 ब्रैकेट में 1 + K,
तो क्या है V1 1 प्लस के, यही ड्राइव किया था। यहाँ पे देखिए अगर वोल्टेज V2 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा V1 इंटू 1 प्लस इसकी वैल्यू 0.2, ठीक। यहाँ पे V2 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा V1 और ये कितना हो जाएगा 1.2, यही होगा कि नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं V2 इक्वल टू हमारा कितना निकला 1.2 टाइम्स ऑफ V1, तो ये हमारा वोल्टेज निकलेगा। बताइए V2 की वैल्यू ये निकल जाएगी। ऐसे ही क्या करेंगे, अगर V3 की वैल्यू V3 में वैल्यू पुट करेंगे तो V3 का फॉर्मूला हमने देखा क्या है, बताइए। V3 हमने क्या कैलकुलेट किया था, V3 हमने कैलकुलेट किया था ये वाला फॉर्मूला, यानी कि इस फॉर्मूले में अगर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो K की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा क्या कैलकुलेट होके आएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये क्या आ जाएगा 1.64 V1 टाइम्स हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा आ जाएगा 1.64, ठीक है। और V1 के अक्रॉस हमारा वोल्टेज V1 ही है, ठीक है। हम जानते हैं V1 डिस्क के अक्रॉस कितना है, V1 के अक्रॉस तो हमारा वोल्टेज V1 ही है। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए, क्योंकि हमने V2 कैलकुलेट किया और V1 तो हमारा वही वोल्टेज है टॉप वाली यूनिट का, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ से देखिए हमने क्या है जो ऑब्ज़र्व किया, हमने ऑब्ज़र्व ये किया कि हमारा जो वोल्टेज V3 है, तो V3 देखिए V3 क्या है, ग्रेटर है किससे, V2 से, और V2 किससे बड़ा होगा, V1 से, है कि नहीं। यहाँ से देखिए स्ट्रिंग एफिशिएंसी जब कांस्टेंट की वैल्यू हमने यहाँ पुट की तो देखिए V3 की वैल्यू ज़्यादा आई, यानी कि ये क्या है, कंडक्टर के पास वाली डिस्क है, कंडक्टर के पास वाली डिस्क के पास वोल्टेज ज़्यादा है। और जैसे ही कंडक्टर के दूसरी वाले डिस्क पे पहुँचेंगे तो हमारा वोल्टेज कुछ कम हो जाएगा, और जब जाएंगे तो और कम हो जाएगा। तो यहाँ से हमने देखो मैथमेटिकली चीज़ें हमने सॉल्व करके देख ली। बताइए यही चीज़ हम कह रहे थे कि कंडक्टर के पास वाली डिस्क के क्रॉस हमारा वोल्टेज या वोल्टेज का मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। अब इस चीज़ को हमने मैथमेटिकली से ऑपरेशन से देखो प्रूफ भी कर दिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो गया कि नहीं। इतनी बात समझ में आई सब लोगों के। तो हम लिख सकते हैं कि द वोल्ट, ऐसे लिखिए सभी लोग। तो यह, तो इतनी चीज़ें हमने प्रूफ कर ली। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, ये लिखेंगे, नोट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से यह सिद्ध होता है, कि कंडक्टर के पास वाली डिस्क पर या कंडक्टर के पास वाली डिस्क के अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज होता है, ठीक है। आगे लिखो, मैक्सिमम वोल्टेज होता है, और जैसे जैसे क्रॉस आर्म की तरफ बढ़ते हैं तो वोल्टेज की वैल्यू घटती जाती है, वोल्टेज की वैल्यू क्या होती जाती है, घटती जाती है, ठीक। तो एक तो ये ऑब्ज़र्व हमने कर लिया यहाँ से। दूसरी चीज़, अब अगर आपसे ये कहा जाए कि हमको स्ट्रिंग एफिशिएंसी इम्प्रूव करनी है, या स्ट्रिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या है, हमको वोल्टेज हर डिस्क के क्रॉस इक्वल करना है, तो क्या करेंगे। तो हम जानते हैं, दूसरा पॉइंट आप लिख लीजिए यहाँ पे नोट में ही, क्या लिखेंगे,
हम जानते हैं कि हमने C1 की वैल्यू क्या सेलेक्ट की थी, के सी यही होता है। ये क्या है आपका शंट कैपेसिटेंस है, शंट कैपेसिटेंस, और ये क्या है सेल्फ कैपेसिटेंस, ये क्या है सेल्फ कैपेसिटेंस। ठीक, तो इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ से देखिए हमारी जो वैल्यू है वो बेसिकली किस पे डिपेंड कर रही है, किस पे डिपेंड कर रही है बताइए। तो ये वैल्यू जो है आपकी डिपेंड कर रही है के की। तो के इक्वल टू अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें तो क्या आ जाएगा, तो C1/C, यही होगा कि नहीं होगा बताइए। अब यहाँ से अगर हम लोग क्या करें, के की वैल्यू बढ़ाते हैं तो इससे हमारा क्या होता है, के की वैल्यू अगर बढ़ाते हैं, ठीक है, इंक्रीज़ करते हैं, तो हमारा जो वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन है या वोल्टेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, कह सकते हैं वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो जाएगा, अधिक नॉन यूनिफॉर्म होगा, यानी कि बराबर नहीं होगा और बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ता जाएगा, तो देखिए यहाँ से के की वैल्यू बढ़ाओगे तो यहाँ से C1 की वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, और जितना C1 की वैल्यू बढ़ेगी, देखिए इस डायग्राम से यहाँ से देखिए ये C1 की वैल्यू है, तो इस C1 की वैल्यू बढ़ेगी जितनी तो उतना ही हमारा क्या होगा, ये करंट, इस करंट की ही वजह से C1 की ही वजह से हमारा क्या होता, वोल्टेज अनइक्वल होता था कि नहीं होता था। तो इस C1 की वैल्यू बढ़ने से हमारा क्या होगा, और वोल्टेज अनइक्वल हो जाएगा, और अनइक्वल होने का मतलब क्या, और बराबर नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, जितनी वैल्यू आपकी C1 की कम होगी, जितनी C1 की वैल्यू कम होगी उतनी ही हमारा क्या होगा, वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर होने की तरफ होगा ज़्यादा। ठीक, तो C1 की वैल्यू कैसे कम होगी, ठीक, तो C1 की वैल्यू देखिए कहाँ से कम होगी, तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो देखिए C1 की वैल्यू कब कम होगी, जब C1 की वैल्यू आप कम करोगे, तो C1 की वैल्यू कम करो तो यहाँ से K की वैल्यू कम होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं। तो हम कह सकते हैं जितनी वैल्यू कम से कम होगी आपकी K की, उतना ही हमारा क्या है, वोल्टेज क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन मोर यूनिफॉर्म होगा या अधिक यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों के। बताइए, तो यहाँ से ये ऑब्जर्व हमने किया फॉर्मूले से। अब बात करते हैं कि जो आपका इफ़िशेंसी की और बात करें, ठीक है, तो अगर मैक्सिमम इफ़िशेंसी होगी, यहाँ से देखिए इस फार्मूले से हमने अभी जो इफ़िशेंसी का फार्मूला आपको ड्राइव कराया, इफ़िशेंसी का फार्मूला क्या ड्राइव कराया, तो ये फार्मूला इफ़िशेंसी, ठीक। तो यहाँ से अगर हम इफ़िशेंसी का फार्मूला यहाँ पे रखते हैं V/3 इंटू, अगर V3 की वैल्यू हम रखें तो V3 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए V3 के V1 1 + 3K + K², तो V1, एक मिनट इसको सही से लिख लेते हैं, V1 1 + 3K + K², V3 की जगह पे यही रखोगी कि नहीं रखोगी, बताओ। यही होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से देखिए अब क्या होगा, जब हम K की वैल्यू क्या करेंगे, अगर हम सपोज करिए K की वैल्यू जितनी कम करेंगे, ठीक है, उतनी कम करने का मतलब क्या है, हमारी इफ़िशेंसी बढ़ती जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी, बताओ। यहाँ से देखो रिलेशन देखने को मिल रहा है कि नहीं, जितनी वैल्यू ये कम होगी उतना इफ़िशेंसी अच्छी होगी, और जितनी इफ़िशेंसी अच्छी होगी, इफ़िशेंसी बढ़ेगी तो हमारा क्या होगा, वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म अधिक होगा। ठीक है, बताइए, इतनी बात समझ में आई सब लोगों के। तो ये आपका डेरिवेशन था, इस डेरिवेशन से हम लोगों के ये समझ में आ गई कि वोल्टेज का जो कंडक्टर के पास वाली डिस्क होती है उसके पास सबसे अधिक होता है, क्यों होता है, तो वो सारी चीज़ें हमने एक मैथमेटिकल ऑपरेशन से देख लिया है। ठीक है, अब बताइए सभी लोग, किसी चीज़ में इसमें डेरिवेशन में किसी को भी दिक्कत है
तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है। किसी को दिक्कत है क्या, बताइए। तो यहाँ से ये क्या होगा, हमने देखा कि हमारे ये मैथमेटिकल ऑपरेशन आ गया। अब इफ़िशेंसी की बात करें तो हमारी इफ़िशेंसी, एक तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम के की वैल्यू बढ़ा सकते हैं। तो के की वैल्यू कम, जितनी कम से कम रखेंगे तो हमारा इफ़िशेंसी अच्छी हो जाएगी। इफ़िशेंसी अच्छी होगी तो हमारा वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो जाएगा। दूसरी चीज़, अब इसके क्या क्या मेथड्स होते हैं इफ़िशेंसी को बढ़ाने के, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सभी लोग हेडिंग डालेंगे, क्या हेडिंग डालेंगे, मेथड ऑफ इम्प्रूविंग स्ट्रिंग इफिशिएंसी, ठीक है। यानी कि हिंदी में लिख लो चाहे लिखना चाहो, स्ट्रिंग इफिशिएंसी स्ट्रिंग इफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के मेथड या विधि, ठीक है। अब देखिए, तो अब हम जानते हैं कि अगर स्ट्रिंग इफिशिएंसी को हमको इम्प्रूव करना है तो हमेशा याद रखना, स्ट्रिंग इफिशिएंसी की जब भी बात आएगी इम्प्रूव करने की, तो आपके दिमाग में यही चीज़ आना चाहिए कि हमारा वोल्टेज का इक्वल बंटवारा हम हर डिस्क के अक्रॉस करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए कैसे करेंगे, तो इसके कुछ मेथड्स होते हैं, इन मेथड्स को लिख लीजिए। पहला मेथड क्या होता है, बाई ग्रेडिंग क्रॉस सेक्शन। क्या होता है, पहला मेथड है, देखिए इस चीज़ को हम लोग कल समझते हैं, आज आप लोग मेथड लिख लीजिए, बाई यूजिंग लॉन्ग क्रॉस आर्म, यानी कि बाई यूजिंग लॉन्ग क्रॉस आर्म, यानी कि क्रॉस आर्म की लंबाई बढ़ाकर, क्रॉस आर्म की लंबाई बढ़ाकर, क्रॉस आर्म की लंबाई बढ़ाकर, ठीक है। दूसरा क्या मेथड है, दूसरा मेथड है कैपेसिटेंस की ग्रेडिंग करके, कैपेसिटेंस नहीं, इंसुलेटर की ग्रेडिंग करने, ऐसे लिखिए, वाई ग्रेडिंग, बाई ग्रेडिंग द इंसुलेटर, ठीक है। यानी कि इंसुलेटर की ग्रेडिंग करने पर, इंसुलेटर की ग्रेडिंग करके, ठीक। अभी समझेंगे इसको। थर्ड मेथड होता है यूजिंग गार्ड रिंग, बाई यूजिंग गार्ड रिंग, यानी कि गार्ड रिंग का यूज करके। अब ये क्या चीज़ होती है, तो वो चीज़ हम लोग आगे देखेंगे। गार्ड रिंग का प्रयोग करके, ठीक है। तो ये मेथड लिख लीजिए, ये मेथड होते हैं स्ट्रिंग एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के मेथड होते हैं, ठीक है। सबको लिखिए, आप सभी लोग नोट करिए। अब ये जो मेथड होते हैं आपके इंसुलेटर इफ़िशेंसी को इम्प्रूव करने के, तो ये किस तरीके से किया जाता है, क्या होता है, तो इसको हम लोग कल देखेंगे। आप आज क्या करेंगे, आपने मेथड लिख लीजिए, इनको हम डिटेल में देखेंगे आगे, ठीक है। यानी कि हमने क्या किया कि अगर आपको इफ़िशेंसी इंक्रीज़ करनी है तो क्रॉस आर्म जो बनता है, ये क्रॉस आर्म की लंबाई को बढ़ा दोगे हम लोग, तो हमारी क्या है, इफ़िशेंसी इंक्रीज हो जाएगी। और जो इंसुलेटर यूज करते हो सेकंड वाला,
ठीक है। ये जो इंसुलेटेड डिस्क यूज करते हो, इसकी ग्रेडिंग करके हम क्या कर सकते हैं, एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। थर्ड क्या है कि जो गार्ड रिंग का यूज करके, ठीक, तो चलो इसको हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। तो सभी लोग क्या करेंगे, इसको नोट करेंगे अच्छे से। चलिए फिर आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का।